एक अंधेरी और पुरानी जगह दिखाई देती है जहां पत्थरों के बड़े खंभे हैं और नीले रंग की जादुई चमक और धारियां हवा में तैर रही हैं। उस अंधेरे सन्नाटे में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज रही है। एक विशालकाय और खूंखार सींगों वाला राक्षस अंधेरे से बाहर आता है, जिसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही हैं। उसके ठीक सामने सफेद कोट पहने एक आदमी पीठ किए खड़ा है, जिसके काले बाल हैं। राक्षस गुस्से में जोर से दहाड़ता है। अचानक आसमान में एक बहुत विशाल और जटिल नीले रंग का जादुई चक्र बनता है और उसमें से तेज बिजली कड़कती हुई जमीन पर गिरती है। काले बालों वाले उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वह अपनी आंखें बंद किए हुए बिल्कुल शांत है। वह आदमी झटके से घुटने के बल बैठता है और अपना चमकता हुआ हाथ जमीन पर रखता है। उसके हाथ रखते ही जमीन पर एक और चमकदार नीला जादुई चक्र बन जाता है। जादुई ऊर्जा की तेज भिनभिनाहट हवा में गूंजती है। आदमी की लाल आंखें अचानक खुलती हैं और उनमें एक तेज चमक होती है। वह अपने हाथों से बर्फ का एक बेहद शक्तिशाली जादू शुरू करता है। वह अपनी जादुई ताकत से इस राक्षस का हमेशा के लिए अंत करने की ठान लेता है। आदमी के हाथ ऊपर उठाते ही उसके जादुई चक्र से एक बेहद सुंदर और विशाल बर्फ की देवी प्रकट होती है, जो चारों तरफ बर्फ की तेज किरणें फैला रही है। चारों तरफ बर्फ की ठंडी ऊर्जा का एहसास होने लगता है। खूंखार राक्षस जमीन पर घिसटता हुआ दिखाई देता है और बर्फ के नुकीले हथियार उसे घेरने लगते हैं। बर्फ की देवी का शांत चेहरा राक्षस के बिल्कुल करीब आता है और वह अपनी ठंडी सांसों से उसे जमाने लगती है। पूरा का पूरा राक्षस एक विशाल बर्फ के टुकड़े के अंदर कैद हो जाता है और सफेद कोट वाला वह आदमी अपना हाथ नीचे करते हुए अपनी जीत पक्की करता है। बर्फ की सफेद भाप हवा में उड़ती रहती है। सफेद कोट और काले कपड़े पहने वह आदमी खड़ा है। उसकी नीली जादुई आभा शांत हो रही है और वह ऊपर की तरफ देख रहा है। उसकी लाल आंखों को दिखाया जाता है, जिनमें एक गंभीर और शांत भाव है। कहानी हमें अतीत में ले जाती है। यह कोरिया का सबसे महान जादुई परिवार शिन परिवार है। बताया जाता है कि शिन परिवार के कई होनहार बच्चों के बीच भी इस काले बालों वाले लड़के को सबसे बेहतरीन और असाधारण प्रतिभा वाला माना जाता था। लेकिन फिर एक घटना घटी। एक आलीशान कमरे में ग्रे रंग का लंबा कोट और डार्क सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की के पास खड़ा है। वह मुड़कर अपने बेटे हायुल से गंभीरता से पूछता है कि क्या वह उसकी बात समझ गया। काले बालों वाला लड़का, जो शिन परिवार का तीसरा बेटा शिन हायुल है, सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है कि वह समझ गया। हायुल के चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है और उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। वह बड़े ही गर्व के साथ मुस्कुराते हुए अपनी बात पक्की करता है और कहता है कि वह शिन परिवार के नाम के लायक नतीजे लाकर दिखाएगा। वह वादा करता है कि वह ओबेलिस्क अकादमी में सबसे ऊपर रहकर ग्रेजुएट होगा, दुनिया का सबसे महान जादूगर बनेगा और शिन परिवार को आगे बढ़ाएगा। उसके पिता कहते हैं कि उसकी प्रतिभा उसके भाइयों से कहीं ज्यादा है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पिता के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। वह कहते हैं कि उन्हें उससे बहुत उम्मीदें हैं और उसे एआई जादू के शिखर पर पहुंचकर खुद को साबित करना है। हायुल, जिसने एक डार्क ग्रे रंग का सूट और गले में एक नीले रंग का पेंडेंट पहना है, अपनी उंगलियों से उस पेंडेंट को पकड़ता है और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह दुनिया का सबसे महान जादूगर बनेगा और अपने भाइयों के साथ साथ अपने पिता को भी पीछे छोड़ देगा। उस बात को अब 2 साल बीत चुके हैं। ओबेलिस्क जादुई अकादमी की शानदार और विशाल इमारत दिखाई देती है। एक आवाज अकादमी के दूसरे साल के सभी छात्रों को इकट्ठा होने के लिए कहती है, क्योंकि आज उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा है।
परीक्षा का समय आ चुका है और सभी में हलचल है। अकादमी के अंदर का बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। सभी छात्र एक जैसी काले रंग की यूनिफॉर्म पहने खड़े हैं। सफेद बालों वाला एक छात्र बड़े घमंड के साथ आगे आता है। काले बालों और लाल आंखों वाला हायुल भी वहीं खड़ा है। उसने एक साधारण सफेद टी शर्ट और काली हुडी पहन रखी है। वह थोड़ा शांत और अलग-थलग लग रहा है। आसपास खड़े बाकी छात्र हायुल को देखकर ताने मारते हैं और उसे एक बेकार इंसान कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकता। छात्र आपस में बात करते हैं कि कैसे अच्छे जादूगर अब बहुत कम बचे हैं। परीक्षा शुरू होने की घोषणा होती है और सबसे पहले सफेद बालों वाले छात्र बेक साह्युक को आगे बुलाया जाता है। परीक्षा के लिए पूरी तैयारी की जाती है। बेक साह्युक अपना जादू दिखाता है और उसे तुरंत पास कर दिया जाता है। कहानी समझाती है कि आधुनिक जादू अब एआई के आने से बहुत बदल गया है। हर जादूगर के शरीर में अब एआई चिप लगी होती है, जिससे वे बिना कोई लंबा मंत्र पढ़े आसानी से जादू कर सकते हैं। हायुल का चेहरा उदास हो जाता है और वह सोचता है कि वह इस नए एआई जादू के लिए बिल्कुल अयोग्य है। तभी आवाज गूंजती है और परीक्षा के लिए अगला नाम शिन हायुल का पुकारा जाता है। हायुल मैदान में आता है। उसके शरीर के चारों ओर नीले रंग की जादुई ऊर्जा चमक रही है और उसके पीछे नीले जादुई भेड़ियों की आकृतियां दिखाई देती हैं जो तकनीकी खराबी की तरह झिलमिला रही हैं। वह बिना एआई के पुराने तरीके से जादू करने की कोशिश करता है और जादुई चरणों से गुजरते हुए जादुई फॉर्मूला बनाने पर ध्यान लगाता है। उसके सामने परीक्षा का लक्ष्य एक खूंखार राक्षस जोर से दहाड़ता है। यह देखकर बाकी सभी छात्र हायुल पर जोर-जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या वह इस पुरानी चीज को जादू कहता है। हायुल की लाल आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई देती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए अपने दांत पीसता है। लोग उसे एक पिछड़ा हुआ जादूगर कहकर ताने मारते हैं जो आज के ज़माने में एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकता और कहते हैं कि उसके जैसे अयोग्य इंसान के लिए जादू नहीं है। हायुल का जादू अचानक एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है और वहां जमीन टूट जाती है, जिसमें से आग और काला धुआं निकलने लगता है। हायुल हार मानकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। काले अक्षरों में लिखा आता है कि राक्षस को हराने का समय खत्म हो गया है और हायुल परीक्षा में फेल हो गया है। पूरे हॉल में खड़े सभी छात्र उस पर बुरी तरह से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जमीन पर बैठा हायुल गहरी सांसें लेता है। उसका चेहरा नीचे झुका है और वह हताश होकर खुद से कहता है कि वह फेल हो गया। हॉल में उदासी और निराशा का सन्नाटा छा जाता है। वह उदासी से सोचता है कि उसके पिता ने भी अब उससे सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। लेकिन अचानक उसकी लाल आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमकता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। हायुल खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है। दृश्य बदलता है और हम हायुल को उसके कमरे में देखते हैं। वह कहता है कि आजकल सारी जादुई किताबें ई बुक में होती हैं, लेकिन उसके कमरे में हर जगह पुरानी असली किताबें भरी पड़ी हैं और अब उन्हें रखने की जगह भी नहीं बची है। तभी उसका ध्यान अचानक एक जगह रुक जाता है। उसका हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब पर पड़ता है, जिसका कवर गहरे रंग का है और उस पर सुनहरे रंग का डिजाइन बना हुआ है। जैसे ही वह उस किताब को छूता है, उसमें से एक रहस्यमय आवाज और जादुई ऊर्जा निकलती है। किताब पर बने जादुई अक्षर अचानक चमकने लगते हैं। डार्क ग्रे सूट पहने हुए हायुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसकी लाल आंखों में इस नई चीज को देखकर उत्सुकता है। किताब में से एक छवि दिखाई देती है, बाइटेनियो के मैगस एम्पायर का पहला सम्राट, जिसके लंबे सफेद बाल हैं,
सर पर मुकुट है और हाथ में एक जादुई स्टाफ है। हायुल को अपना बचपन याद आता है, जब वह एक छोटा सा बच्चा था और रात के समय लैंप की रोशनी में जमीन पर लेटकर बहुत शौक से किताबें पढ़ा करता था। वर्तमान में लौटते हुए हायुल तेजी से उस पुरानी किताब को खोलता है और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। किताब के खुलते ही उसके पन्नों में से एक बेहद तेज और चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती है, जो सीधे हायुल के चेहरे पर पड़ती है। वह उस रोशनी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। हायुल अपने कमरे में किताबों के ढेरों के बीच खड़ा है और वह पुरानी जादुई किताब नीचे फर्श से हवा में उड़ रही है। किताब में से इतनी तेज रोशनी निकल रही है कि पूरा कमरा जगमगा उठता है और हायुल अपने चेहरे को हाथों से बचाता है। हायुल की लाल आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं और उनमें बहुत बड़ा आश्चर्य है। वह उस चमकदार रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जैसे वह उस असीम जादुई शक्ति को छूने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर 10-10 दिखाई देता है, जो किसी उल्टी गिनती का संकेत हो सकता है। फिर एक अंधेरे कमरे में काले लबादे में लिपटा एक रहस्यमयी इंसान अपना चेहरा छुपाए हुए खड़ा है, जिसके दोनों हाथों के बीच एक बहुत पुरानी जादुई किताब हवा में तैर रही है और उसमें से तेज आग की लपटें निकल रही हैं। कहानी के इस हिस्से में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। दृश्य बदलता है और काले बालों वाला शिन हायुल काली हुडी पहने हुए अन्य छात्रों की भीड़ के पीछे खड़ा है। वह खुद को इस जगह के लिए अयोग्य महसूस कर रहा है। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे छात्र एक साथ जमा हैं और हायुल को देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। आसपास के छात्र हायुल पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह वही लड़का है जिसे एआई ने भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। हायुल सिर झुकाए हुए चुपचाप उनकी बातें और ताने सुन रहा है। वह खुद को बहुत ही कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहा है। वह उदास होकर मन ही मन सोचता है कि उस समय उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक दिन फिर से उठेगा। कहानी हमें हायुल के कमरे में ले जाती है, जहां वह डार्क ग्रे सूट पहने खड़ा है और अपनी टेबल पर रखी उसी पुरानी जादुई किताब से निकलती हुई तेज रोशनी से अपनी आंखें बचा रहा है। अगले दिन की सुबह होती है और खिड़की से कमरे में धूप अंदर आ रही है। ओबेलिस्क अकादमी के अंदर का एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी बनो बॉयज बी एम्बिशियस का संदेश लिखा हुआ है। यहाँ कहानी में एक ठहराव आता है। कैंटीन के अंदर हायुल एक टेबल पर बिल्कुल अकेला बैठा है। तभी पीछे से कोई आकर उससे पूछता है कि क्या वह आज फिर से अकेला खाना खा रहा है। हायुल बिना मुड़े ही जवाब देता है और पूछता है कि क्या वह आ गया। एक लड़का अपनी खाने की ट्रे खींचता हुआ हायुल की टेबल के पास आता है और हायुल के खाने को देखकर कहता है कि वह बहुत अच्छा लग रहा है। इस लड़के का नाम जी सुनचान है, जो बड़े मजे से अपना खाना चबाते हुए हायुल के सामने बैठ जाता है। जी सुनचान अकादमी के टॉप 10 छात्रों में से एक है और वह सिर्फ 18 साल की छोटी उम्र में तीसरे सर्कल का जादूगर बन चुका है। सुनचान हायुल से कहता है कि अगर वह अपना खाना नहीं खा रहा है तो उसे दे दे। इस पर हायुल थोड़ा चिढ़कर उसे अपना खाना खुद खाने को कहता है। दोनों के बीच खाने को लेकर हल्की सी हाथापाई और नोक-झोंक होती है। भूरे बालों और पीली आंखों वाला जी सुनचान अपनी नीली शर्ट पहने हुए बड़े मजे से हायुल का खाना भी चबाने लगता है। दृश्य बदलता है और एक मोटी सी रहस्यमयी जादुई किताब दिखाई देती है। यह वही पुरानी किताब है जो अब हायुल के कमरे में उसकी टेबल पर रखी हुई है। हायुल सुनचान को बताता है कि जब उसने इस किताब को खोला तो यह चमकने लगी और उसे इसमें से कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दीं। हायुल आगे बताता है कि यह किताब अपने वारिस को जादू सौंपने के बारे में बात कर रही है।
सुनचान दिलचस्पी दिखाते हुए कहता है कि यह तो बहुत मजेदार लग रहा है और पूछता है कि क्या वह भी इसे खोलकर देख सकता है। दोनों के बीच बात करते हुए एक छोटा सा मौन छा जाता है। हायुल उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि किताब पर लिखा है कि इसे खोलने के लिए उसे पहले मरना होगा। हायुल उसे गंभीरता से समझाता है कि यह किताब दिल की नहीं बल्कि सच में जान देने की बात कर रही है। यह सुनकर सुनचान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह झल्लाकर अजीब सी शक्ल बनाता है। ओबेलिस्क अकादमी के छात्र छात्रावास की इमारत बाहर से दिखाई देती है। हायुल बताता है कि किताब में लिखा है कि कोई भी इसे तब तक नहीं खोल सकता जब तक उसका शरीर रेबेल बाइटेनियो जैसा न हो। सुनचान इस अजीब शर्त को सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और अजीब सी बड़बड़ाहट करने लगता है। सुनचान हायुल के कमरे में खड़ा है और हायुल के हाथ से वह पुरानी किताब उसे झटके से वापस कर देता है। सुनचान किताब वापस करते हुए कहता है कि उसका इस किताब से काम खत्म हो गया और अब वह यहाँ से जा रहा है। सुनचान बाहर निकलकर दरवाजा बहुत जोर से बंद कर देता है और कमरे में हायुल अकेला रह जाता है। हायुल किताब के पन्नों पर लिखे हुए अजीब और प्राचीन जादुई अक्षरों को ध्यान से देखने लगता है। किताब के पन्नों पर गोल जादुई चक्र और पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ करीब से दिखाई देता है। हायुल सोचता है कि अगर उसका अंदाजा बिल्कुल सही है तो यह किताब सिर्फ और सिर्फ अपने चुने हुए वारिस के लिए ही है। रात का समय हो चुका है और शहर की बड़ी बड़ी इमारतें चांद की रोशनी में चमक रही हैं। कुछ छात्र बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। हायुल अपने कमरे में बहुत ही गंभीरता और ध्यान से उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक वह किताब हवा में उड़ने लगती है और उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। हायुल घबराकर पीछे हटते हुए चिल्लाता है कि यह क्या है। किताब हवा में तैरती हुई अपनी तेज चमक बिखेरती रहती है। किताब में से एक रहस्यमय आवाज गूंजती है जो हायुल से कहती है कि वह अपने दिमाग में एक मैना मना सर्कल बनाए। किताब की आवाज फिर आदेश देती है कि ऐसा करने के बाद ही वह इस किताब को दोबारा खोले। हायुल के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह इस आदेश को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह खुद से कहता है कि मैना, जो कि जादू का सबसे मुख्य स्रोत है, वह सीधे दिमाग के लिए बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता है। हायुल परेशान होकर सोचता है कि इसका साफ मतलब है कि यह किताब उसे जानबूझकर जल्दी मरने के लिए कह रही है। वह गुस्से और गहरी उलझन में सोचता है कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा। वह पुरानी किताब अब बिल्कुल शांत होकर वापस टेबल पर रखी हुई है। अगले दिन ओबेलिस्क अकादमी की शानदार नीली छत वाली इमारत दिन की तेज धूप में चमकती हुई दिखाई देती है। एक आदमी की आवाज आती है जो हायुल से पूछता है कि छात्र शिन हायुल, यह क्या चल रहा है। हायुल हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या यह किताब। वह पुरानी और रहस्यमयी किताब बिल्कुल करीब से दिखाई देती है जिस पर सुनहरे जादुई चक्र बने हैं। वह आदमी किताब को छूते हुए कहता है कि यह किताब छूने में सच में काफी पुरानी लग रही है। हायुल घबराते हुए उस आदमी से कहता है कि क्या वह इसे उसके लिए खोल सकता है। हायुल आगे उससे विनती करता है कि क्या वह चेक कर सकता है कि यह किताब किसी जादू से सील तो नहीं है। यह आदमी हायुल का टीचर है जिसने भूरे रंग का सूट पहना है। वह ध्यान से किताब को हाथ में पकड़कर चेक करने लगता है। टीचर कुछ देर तक चुपचाप उस किताब को घूरता रहता है और उसे परखता है। टीचर हायुल को बताता है कि इस किताब में जादू का कोई भी नामो निशान नहीं है। किताब वापस करके टीचर मुड़ता है और कमरे से बाहर चला जाता है।
टीचर के जाने के बाद हायुल उस पुरानी किताब को अपने हाथों में पकड़ता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक रही है और वह सोचता है कि शायद अभी भी एक संभावना बाकी है। वह किताब के कवर को बहुत ध्यान से घूरते हुए खुद से कहता है कि हो सकता है यह सब सच हो। कहानी में एक भारी सन्नाटा और ठहराव महसूस होता है। हायुल अब अपने हाथ में एक छोटी सी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली पकड़े हुए है, जिसमें कुछ नीली रंग की गोलियां हैं और वह बहुत ही तनाव में दिख रहा है। हायुल को अपने पिता की याद आती है, जो काले सूट में अपनी उंगलियां फंसाए हुए बहुत ही गंभीरता और निराशा से बैठे हैं, जिनसे अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। हायुल के माथे पर पसीना चमक रहा है। वह बहुत डरा हुआ है, लेकिन उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा डर और जुनून है। वह अपनी हिम्मत जुटाते हुए खुद को दिलासा देता है और मन ही मन कहता है कि उसे डरना नहीं चाहिए। वह सोचता है कि वैसे भी उसकी जिंदगी पहले से ही दांव पर लगी हुई है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हायुल अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाता है और उन नीली गोलियों को एक साथ निगल लेता है, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक गहरी, खौफनाक और काली जादुई आभा निकलने लगती है। हायुल का आखिरी विचार गूंजता है कि वह आज मरने वाला है। हायुल महसूस करता है कि उसके दिल से जुड़ा हुआ मैना सर्कल बुरी तरह टूट रहा है। वह इस भयंकर दर्द को महसूस करते हुए सोचता है कि एक जादूगर की मौत का दर्द बिल्कुल ऐसा ही होता है। वह ठान लेता है कि अब से यह एक वर्जित चुनौती है और वह अपने दिमाग के जरिए मैना का संचार करेगा। वह खुद से कहता है कि वह एक जादूगर के रूप में फिर से जी रहा है। जैसे ही वह अपने दिमाग से मैना का संचार करता है, उसका वह जानलेवा दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। दर्द खत्म होने पर वह सोचता है कि क्या मौत का एहसास बिल्कुल ऐसा ही होता है। मौत का एक गहरा सन्नाटा और एहसास वहां छा जाता है। ठीक उसी पल एक रहस्यमय आवाज उसे पुकारती है और फुसफुसाती है। वह आवाज पूछती है कि क्या आने वाली पीढ़ियां उसे सुन सकती हैं, और इस दौरान एक चमकता हुआ पारदर्शी हाथ हायुल के कान के पास आता है। हायुल हैरान होकर समझ जाता है कि यह स्वयं मैना की आवाज है। आवाज कहती है कि रोशनी और अंधेरा, आसमान और जमीन सब मैना के साथ मौजूद हैं और मैना की आत्माएं नाचती और फुसफुसाती हैं। हायुल को वह रहस्यमय आवाज बहुत साफ सुनाई देने लगती है, जो हंस रही है और गा रही है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वे आत्माएं उसे अपना आशीर्वाद दे रही हों। इस जादुई और रहस्यमयी एहसास के बीच एक पल का सन्नाटा छा जाता है। हायुल खुद से सवाल करता है कि क्या वह सच में जिंदा है। अगले ही पल ग्रे टी शर्ट पहने हायुल अपने कमरे में फर्श पर बैठकर उस पुरानी किताब को देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। वह हैरानी से देखता है कि उस किताब के खाली पन्नों पर अचानक चमकते हुए जादुई अक्षर उभर आए हैं। पन्नों से आने वाली वह रहस्यमय आवाज अब हायुल को और भी ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। किताब में लिखा आता है कि उसे बधाई हो क्योंकि उसने पहला कदम उठा लिया है। किताब उसे बताती है कि इस जादुई किताब का नाम इड्रेड है। उसमें आगे लिखा होता है कि इसी पल से हायुल की महान कहानी और किंवदंती की शुरुआत हो रही है। किताब कहती है कि इस इड्रेड के जरिए वह अपना सारा जादू उसे सौंप रहा है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो उसके बाद इस दुनिया में आएंगे। आवाज खुद को सुधारते हुए कहती है कि क्या उसे अब उसे अपना शिष्य कहकर बुलाना चाहिए। वह उसे अपना शिष्य मानकर संबोधित करता है। कुछ दिनों बाद दिन के समय ओबेलिस्क अकादमी की शानदार इमारत दिखाई देती है।
क्लासरूम के अंदर एक भूरे सूट वाला टीचर बड़ी सी स्क्रीन पर जादुई फॉर्मूला समझा रहा है और सारे छात्र बैठकर पढ़ रहे हैं। हायुल बड़े मजे से मुस्कुराते हुए नोट्स बना रहा है और सोचता है कि जादू सीखना इतना मजेदार हो सकता है, और उसने इडरेड में एक नई प्रविष्टि भी जोड़ ली है। हायुल समझ जाता है कि इडरेड किताब के अंदर ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। किताब के पन्नों पर कई तरह के जादुई चक्र और जटिल आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं। हायुल पढ़ता है कि सबसे पहले यह समझना होगा कि मैना की अपनी खुद की एक इच्छा होती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में जब मैना प्रवेश करता है तो दोनों की इच्छाएं आपस में टकराती हैं और दिमाग नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैना दिमाग के लिए जहर का काम करता है, लेकिन हायुल सोचता है कि वह बिल्कुल अलग है। हायुल का दिमाग मैना की इच्छा को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे रोक देता है, जिसका मतलब है कि उसका दिमाग नष्ट नहीं होता। अपनी मेज पर रखी किताब को छूते हुए हायुल को समझ आता है कि इसी वजह से उसमें उन एआई चिप्स के खिलाफ एक प्राकृतिक प्रतिरोध था जो दिमाग के काम में दखल देते हैं। क्लासरूम में टीचर सभी छात्रों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि दूसरे साल के छात्रों का मिड टर्म टेस्ट आने वाला है। टीचर बताता है कि इस बार मिड टर्म परीक्षा में एक नया नियम जोड़ा जाएगा, जिसे सुनकर सारे छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं और हायुल गंभीरता से सुनता है। टीचर मुस्कुराते हुए कहता है कि इस साल से जो भी छात्र परीक्षा के मानकों को पूरा नहीं करेगा, उस छात्र को अकादमी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं और टीचर बताता है कि यह नियम खुद शिन परिवार के मुखिया ने लागू करवाया है। छात्र आपस में बात करने लगते हैं कि यह नियम अकादमी से बेकार और अयोग्य छात्रों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। चश्मा पहने हुए वह टीचर एक बहुत ही दुष्ट और खौफनाक मुस्कान के साथ हंसता है। काले बालों वाला हायुल अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे हुए बहुत ही गहराई और गुस्से से सोच में डूबा हुआ है। वह मन ही मन अपने पिता के इस क्रूर फैसले के बारे में सोचता है। शाम के समय शहर की ऊंची इमारतें और सड़कें दिखाई देती हैं, जहां लोग चल रहे हैं। शहर के बीचों बीच स्थित एक एआर ट्रेनिंग सेंटर का बोर्ड दिखाई देता है। हायुल उस सेंटर के बाहर खड़ा है और सोचता है कि यहाँ का किराया बहुत महंगा है, जहाँ 1 घंटे के लिए 2 लाख वॉन लगते हैं। नीली टाई और डार्क सूट पहने हायुल सेंटर के अंदर दाखिल होता है, जहाँ रिसेप्शन पर एक कर्मचारी उसका स्वागत करता है। हायुल उस कर्मचारी से 1 घंटे के लिए कमरा बुक करने को कहता है और कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या वह अकेला है। हायुल अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर काउंटर पर रखता है और हाँ में जवाब देता है। कर्मचारी उसे समझाना चाहता है, लेकिन हायुल कहता है कि उसे पहले से पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पीछे खड़े कुछ छात्र हायुल को देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं कि यह शिन परिवार का वही लड़का है जो एआई के लिए अयोग्य है, और उसे बदकिस्मत कहते हैं। हायुल ट्रेनिंग सेंटर के कमरा नंबर 14 के सामने खड़ा है और सिस्टम ट्रेनिंग सिमुलेशन शुरू करने की घोषणा करता है। हायुल अपने हाथ आगे करके जादू की तैयारी करता है। कमरे के अंदर अचानक 2 बड़े और खूंखार नीले रंग के जादुई भेड़िए प्रकट होते हैं, जिनकी लाल आंखें चमक रही हैं। यह दृश्य एक भयंकर खतरे का संकेत देता है। हायुल खुद को याद दिलाता है कि अकादमी में इस भेड़िया चुनौती को पार करने का औसत समय 12 मिनट और 33 सेकंड है। वह सोचता है कि उसने हर दिन इडरेड किताब से बहुत कुछ सीखा है। अपनी तरक्की और ताकत को आजमाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता। हायुल की लाल आंखों में पूरा आत्मविश्वास है और वह अपने नए मैना सर्कल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने इन्फिनिटी सर्कल को सक्रिय करता है। दोनों खूंखार भेड़िए अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उस पर झपटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हायुल पानी के जादू का इस्तेमाल करते हुए उन पर एक बेहद शक्तिशाली हमला करता है। वह अपनी इस नई और भयानक ताकत को देखकर खुद भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह अपनी हथेलियों को देखते हुए सोचता है कि क्या यह सच में उसकी असली ताकत है, और उसे इस पर यकीन नहीं होता। कहानी समझाती है कि बाकी जादूगर एआई जादू का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ अपने दिल के जरिए मैना का संचार करते हैं, लेकिन हायुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैना को अपने पूरे शरीर में दौड़ा सकता है। अपने इन्फिनिटी सर्कल की वजह से उसकी जो जादुई ताकत अब तक दबी हुई थी वह पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। हायुल बहुत ही जोर से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चिल्लाता है। उसके चेहरे पर पसीना है और उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा जोश और जुनून भरा है। तभी हायुल के पीछे एक रहस्यमयी परछाई प्रकट होती है, जो उसे अपना शिष्य कहकर समझाती है कि उसे इतनी सी ताकत पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। नीले लबादे में बाइटेनियो का पहला सम्राट हायुल के सिर पर हाथ रखे हुए दिखाई देता है। वह हायुल को समझाता है कि असली जादू दिमाग में बनने वाली छवियों के जरिए जादू को नियंत्रित करने के बारे में है। हायुल इस बात को गहराई से महसूस करता है। वह सम्राट हायुल को बताता है कि यह बाइटेनियो शैली के जादू की पहली किताब है, जिसका नाम दिल का इरादा है। एक घंटे बाद हायुल उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलता है और रिसेप्शन पर खड़ा कर्मचारी उसे धन्यवाद देते हुए दोबारा आने को कहता है। कमरा नंबर 14 की स्क्रीन दिखाई देती है। वह कर्मचारी मन ही मन सोचता है कि वह गिरा हुआ जीनियस लड़का आखिर किस तरह की ट्रेनिंग करता है। कर्मचारी उस कमरे के कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर रैंकिंग दिखाई देती है, जिसमें नंबर 1 पर शिन हायुल का नाम है, और उसने यह चुनौती सिर्फ 9 मिनट 14 सेकंड में पार कर ली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड है, जिसे देखकर कर्मचारी मशीन को खराब बताता है। शहर की सड़कों पर हायुल बहुत ही खुशी से मुस्कुराता और गुनगुनाता हुआ जा रहा है। उसने डार्क सूट पहना है और उसके हाथ में वही रहस्यमयी किताब इड्रेड है। एक बड़ी सी छवि में हायुल अपनी काली हुडी में खड़ा है और उसके चारों ओर एक बेहद विशाल नीले रंग का जादुई चक्र घूम रहा है। हायुल को याद आता है कि जब उसने अपना पहला जादुई चक्र बनाया था तो उसे कितनी मुश्किल हुई थी। वह सोचता है कि रहस्यमयी किताब इड्रेड में लिखा हुआ जादू उसके अब तक सीखे हुए जादू से बिल्कुल अलग है। किताब के सुनहरे पन्नों पर अजीब तरह के जादुई अक्षर चमक रहे हैं और उसमें लिखा है कि मैना इंसान के हाथ और पैर हैं, जो उसके दिल और दिमाग से चलते हैं। हायुल परेशान होकर सोचता है कि इन अजीब और गोलमोल बातों का आखिर क्या मतलब है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सोच के सामने कोई अदृश्य पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे वह पार नहीं कर पा रहा। हायुल को याद आता है कि जादू की पढ़ाई में इसे ही ज्ञान की दीवार कहा जाता है, जो हर जादूगर के रास्ते में आती है। वह फैसला करता है कि अभी के लिए वह सिर्फ अपने पूरे शरीर में मैना का संचार करने पर ध्यान देगा, जैसा कि किताब में लिखा है। वह सोचता है कि क्या सिर्फ इतना करना ही काफी होगा। हायुल लगातार 10 घंटे तक अपने शरीर में मैना का संचार करता रहता है। बाहर ओबेलिस्क अकादमी की इमारत दिखाई देती है। सुबह हो चुकी है और सूरज की किरणें कमरे में आ रही हैं। हायुल गहरी सांस लेता है। एक छात्र उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वह इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। हायुल अपने पसीने से लथपथ चेहरे के साथ सोचता है कि मैना को लगातार महसूस करना आसान नहीं है। वह सोचता है कि वह अपने दिमाग में सिर्फ पहले स्तर का जादुई चक्र ही बना पाया है
और अब आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या होगा। हायुल को अपने पिता का चेहरा याद आता है, जो एक सफेद कोट पहने हुए बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। पिता का चेहरा बिल्कुल करीब से दिखाई देता है, उनकी लाल आंखों में एक अजीब सा तेज है। हायुल याद करता है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि परिपूर्णता सिर्फ एक जंजीर है। वह सोचता है कि परिपूर्णता इंसान के घमंड से पैदा हुआ एक झूठ है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या सच में परिपूर्णता नाम की कोई चीज होती है। हायुल अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठा है, उसके शरीर से नीले रंग की जादुई ऊर्जा निकल रही है और वह महसूस करता है कि परिपूर्णता एक झूठ है। अचानक एक जादुई एहसास होता है और हायुल कहता है कि उसे वह महसूस हो रहा है। हायुल का हाथ हवा में उठा हुआ है और उसमें से नीले रंग की तेज जादुई लपटें निकल रही हैं। वह कहता है कि मैना उसके हाथ और पैर हैं, उसका दिल और दिमाग हैं और वह जैसे चाहे वैसे काम करेंगे। हायुल मुस्कुराता है और उसके हाथ में अब लाल रंग की तेज आग की लपटें जल रही हैं। वह सोचता है कि एक आजाद कल्पना ही बिना किसी मंत्र के जादू करने का सही तरीका है। कहानी बताती है कि एआई जादू मंत्रों को छोटा करके जादू करता है, लेकिन इडरेड की किताब में लिखा जादू ख्यालों को आजाद करने के बारे में है, जिससे जादू अपनी शक्ल बदल सकता है। आसमान में आग के जादुई पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आग से बने हुए तीन खूबसूरत जादुई पक्षी हवा में अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहे हैं। हायुल काले कपड़े पहने हुए खड़ा है और उसके चारों तरफ आग के वे जादुई पक्षी गोल गोल घूम रहे हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। वह सोचता है कि यह शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला काम है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वह इस स्तर पर इतना मुश्किल जादू कर पा रहा है। हायुल अपना हाथ आगे करता है और उसमें लाल रंग की तेज आग एक चक्र की तरह घूमने लगती है। वह बड़े जोश में कहता है कि वह ज्ञान की उस दीवार को तोड़कर अब और भी ऊंचाइयों तक जाएगा। बाहर धूप खिली है और ओबेलिस्क अकादमी की नीली छतों वाली शानदार इमारत दिखाई देती है। एक आदमी हायुल के पास आता है और कहता है कि उससे कोई मिलने आया है। हायुल हैरान होकर पूछता है कि उससे मिलने कौन आ सकता है। वह आदमी बताता है कि हायुल के पिता उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर हायुल बुरी तरह चौंक जाता है। हायुल हैरान होकर खुद से पूछता है कि उसके पिता यहाँ क्यों आए हैं। एक दरवाजे के पास की जगह दिखाई देती है और वहां सन्नाटा है। ग्रे रंग का लंबा कोट पहने हायुल के पिता खिड़की के पास पीठ किए खड़े हैं और उसे अंदर आने को कहते हैं। वह आदमी हायुल को अंदर छोड़कर वहां से चला जाता है। हायुल के पिता मुड़कर देखते हैं, उनकी लाल आंखों में एक अजीब सी सख्ती है। हायुल बहुत ही गंभीरता से अपने पिता को देखता है और कहता है कि उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है। पिता बिना कुछ कहे वहां से जाने लगते हैं। पिता कहते हैं कि यह देखकर अच्छा लगा कि वह अभी भी स्कूल जा रहा है। वह आगे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि हायुल ने उनके द्वारा भेजी गई दवाई नहीं ली है। हायुल अपने पिता को जवाब देता है कि उसने अपने जादू में तरक्की कर ली है। पिता उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या वह अब भी किसी बेमानी सपने के पीछे भाग रहा है। हायुल पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वह इस युग का सबसे महान जादूगर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिता की लाल आंखों में थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वे उसे घूरते हैं। पिता हायुल को एकदम करीब से देखते हैं और उनकी नजरों में निराशा है। पिता गहरी सांस लेकर कहते हैं कि हायुल ने पहले ही एक साल बर्बाद कर दिया है। पिता उसे समझाते हैं कि अब सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है।
वह कहते हैं कि चाहे हायुल कितनी भी मेहनत कर ले या भविष्य में कुछ भी हासिल कर ले, अगर वह एआई जादू को नहीं अपनाएगा तो वह कभी भी एक सही और काबिल जादूगर नहीं बन पाएगा। पिता आगे कहते हैं कि हायुल के पास एक अलग तरह की प्रतिभा है। अगर वह अपने फालतू के सपने छोड़ दे और जादू की थ्योरी पढ़े तो वह उस प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकता है। हायुल बहुत ही गुस्से से कहता है कि वह जादू को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि वह अपने पिता के नाम के सहारे कोई आम जिंदगी नहीं जीना चाहता। हायुल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। हायुल कहता है कि वह शिन परिवार का अगला मुखिया बनना चाहता है। पिता गंभीरता से कहते हैं कि एक महान जादूगर या परिवार का मुखिया बनना सिर्फ चाहने से पूरा नहीं होता। हायुल मुस्कुराते हुए चुनौती देता है कि वह इसे साबित करके दिखाएगा। पिता सोफे पर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि वह यह कैसे साबित करेगा। वे कहते हैं कि क्या वह सिर्फ पास होने की बात कर रहा है। हायुल कहता है कि आने वाली परीक्षा में वह टॉप 10 में अपनी जगह बनाएगा। हायुल पूरे जोश के साथ कहता है कि अगर वह हार गया तो वह अकादमी छोड़ देगा और अपने पिता की बात मानकर थ्योरी की पढ़ाई करेगा। लेकिन वह शर्त रखता है कि अगर वह जीत गया तो पिता को उसकी प्रतिभा माननी होगी और उसका पूरा समर्थन करना होगा। पिता कहते हैं कि उसकी यह बेकार सी तरक्की ही उसके इस घमंड का कारण है। पिता अपना लंबा ग्रे कोट पहनते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। हायुल कहता है कि उसकी तरक्की कोई बेकार की चीज नहीं है। हायुल का चेहरा एकदम शांत और दृढ़ दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। क्लासरूम में एक भूरे रंग के सूट वाला टीचर स्क्रीन के सामने खड़ा है और घोषणा करता है कि वह परीक्षा का तरीका बताने जा रहा है। छात्र आपस में बात करते हैं कि वे किसी राक्षस से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह आमने सामने की लड़ाई होगी। टीचर बताता है कि यह परीक्षा एक टूर्नामेंट की तरह होगी, जिसका मतलब है कि छात्रों को आपस में लड़ना होगा। टीचर कहता है कि यह परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी। टीचर एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है कि दूसरे राउंड से बाहर के लोग और जादूगर भी इस लड़ाई को देखने आ सकते हैं। टीचर सभी छात्रों को अपनी पूरी ताकत लगाने को कहता है। हायुल मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब अपनी असली ताकत दिखाने का सही समय आ गया है। दिन का समय है और नीले आसमान के नीचे ओबेलिस्क अकादमी की बेहद शानदार और विशाल इमारत दिखाई देती है। अकादमी के अंदर हॉल में छात्र इकट्ठा हैं और वे आपस में हैरानी से बात कर रहे हैं कि परीक्षा में आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। छात्र आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि परीक्षा देखने के लिए मैजिक टावर के लोग भी आ रहे हैं। वहीं डार्क सूट पहने हुए हायुल चुपचाप खड़ा है। कहानी बताती है कि यह मैजिक टावर क्या है। यह दुनिया के 12 सबसे उच्च स्तर के जादूगरों का एक संगठन है, जिसकी ताकत एक पूरे देश के बराबर है और हर छात्र इसमें शामिल होने का सपना देखता है। तभी पीछे से कोई आवाज हायुल को खराब कहकर पुकारती है। सफेद बाल और हरी आंखों वाला बेक साह्युक डार्क सूट में बड़ी ही चालाकी और घमंड से मुस्कुराता हुआ हायुल से पूछता है कि उसकी हालत कैसी है। कहानी में एक ठहराव आता है। बेक साह्युक का चेहरा बिल्कुल करीब से दिखाई देता है। वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए दुष्टता से मुस्कुराता है और हायुल से कहता है कि उसे पता है ना कि उसका खेल खत्म हो चुका है। बेक साह्युक कहता है कि वह 5 साल पहले हुई घटना का आज पूरा बदला लेगा। कहानी हमें 5 साल पीछे अतीत में ले जाती है, जब जूनियर मैजिक टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा था। अतीत के दृश्य में एक छोटा और लाल शर्ट पहने हायुल 2 शक्तिशाली जादुई चक्र बनाकर खड़ा है, जबकि छोटा बेक साह्युक जमीन पर पड़ा बुरी तरह रो रहा है और अपनी मां को पुकार रहा है।
उस मैच में हायुल की जीत हुई थी। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां हायुल मन ही मन सोचता है कि दुनिया ने उसे अकेला जादूगर का नाम दे दिया है। वह सोचता है कि जब बेक साह्युक को पता चला कि हायुल एआई जादू के लिए अयोग्य है, तब से वह उसे लगातार परेशान कर रहा है। बेक साह्युक अपने दोस्तों से कहता है कि जो भी इस परीक्षा में फेल होगा उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। डार्क सूट और नीली टाई पहने हायुल बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा है, जबकि बेक साह्युक जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या उसे हायुल को तब तक पीटना नहीं चाहिए जब तक वह बाहर न निकाल दिया जाए। बेक साह्युक बुरी तरह से ठहाके लगाता है और हायुल का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि वह क्या करेगा, क्या वह रोते हुए घर जाएगा। हायुल बिल्कुल शांत रहकर सोचता है कि तो इस परीक्षा में उसका पहला मुकाबला इसी बेक साह्युक से है। वह ठान लेता है कि अपनी तरक्की और ताकत दिखाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है, जिसे वह हाथ से नहीं जाने दे सकता। बेक साह्युक घमंड से हंसता है और हायुल से कहता है कि हायुल को तो वैसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हायुल अपनी आंखें तरेरते हुए पूरे आत्मविश्वास से बेक साह्युक से कहता है कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। हायुल का यह आत्मविश्वास देखकर घमंडी बेक साह्युक हैरान रह जाता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आसपास खड़े बाकी छात्र भी हायुल का यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में खुसर-फुसर करने लगते हैं। बेक साह्युक गुस्से और हैरानी में सोचता है कि क्या यह पागल हो गया है। बेक साह्युक का पारा चढ़ जाता है और वह हायुल पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वह पागल है और उसे स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आ रही। हायुल एक गहरी सांस लेता है और शांत रहता है। हायुल अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है और एक बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ बेक साह्युक को याद दिलाता है कि वह 5 साल पहले भी इसी तरह जोर-जोर से बोल रहा था, लेकिन बुरी तरह हार गया था। हायुल की लाल आंखों को बिल्कुल करीब से दिखाया जाता है, जिनमें एक गजब का आत्मविश्वास है। हायुल बेक साह्युक से पूछता है कि क्या उसने इन 5 सालों में कोई तरक्की नहीं की है। बेक साह्युक गुस्से से कांपने लगता है, उसके दांत पिस रहे हैं और वह हायुल को गाली देने लगता है। हायुल बड़े मजे से हंसने लगता है और पूछता है कि क्या उसे हारने का इतना बुरा लगा था, और वह मजाक में उसे डरपोक जादूगर बेक साह्युक कहकर चिढ़ाता है। बेक साह्युक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी माथे की नसें तन जाती हैं। वह हायुल को फिर से गाली देता है। बेक साह्युक अपना आपा खो बैठता है और आगे बढ़कर हायुल का कॉलर जोर से पकड़ लेता है। हायुल बिल्कुल भी नहीं घबराता और बड़ी शांति से कहता है कि जो लोग हमेशा नीचे रहे हैं वे इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन इंसान तभी नीचे गिरता है जब वह कभी सबसे ऊपर होता है। वह आगे कहता है कि जो एक बार जीनियस होता है वह हमेशा जीनियस ही रहता है। हायुल एक बहुत बड़ी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहता है कि वह यह बात बेक साह्युक को हमेशा के लिए याद दिला देगा। इसके बाद हायुल अपने दोनों हाथ जेब में डालता है और बेक साह्युक को पीछे छोड़कर वहां से जाने लगता है। बेक साह्युक गुस्से से उसे घूरता रहता है। बेक साह्युक गुस्से में बड़बड़ाता है और उसे एक अयोग्य इंसान कहता है। वह कसम खाता है कि वह हायुल को पीस कर राख में मिला देगा। अगले दिन का समय दिखाया जाता है और स्क्रीन पर कई खबरें छपी हैं, जिनमें लिखा है कि शिन परिवार का जीनियस लड़का हायुल वापस लौट आया है और सभी की नजरें उस पर हैं। हायुल मन ही मन सोचता है कि बेक साह्युक का परिवार भी बहुत ताकतवर है और उनके लिए पैसे देकर ऐसी खबरें छपवाना बहुत आसान काम है। हायुल सोचता है कि बेक साह्युक की जैसी आदत है, उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह ऐसा ही कुछ करेगा। हायुल समझ जाता है कि इस मिड टर्म परीक्षा में
सब लोग उससे एक जीनियस की तरह प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हायुल बहुत ही चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है कि दुनिया की नज़रें उस पर जितनी ज्यादा होंगी, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी हायुल के फोन की स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पर उसके पिता का कॉल आ रहा है। हायुल फोन उठाता है और पिता को बताता है कि उसने आज की खबरें देख ली हैं। फोन के दूसरी तरफ से उसके पिता हम करके एक गंभीर आवाज निकालते हैं। पिता हायुल से कहते हैं कि उसे इन खबरों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हायुल उनसे पूछता है कि क्या यह सब उन्होंने करवाया है। हायुल को अब समझ आ जाता है कि उसने बेक साह्युक को गुस्सा दिलाकर बिना जाने ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पिता उसे बताते हैं कि जब उन्होंने हायुल की चुनौती को स्वीकार किया था, तो यह इसलिए नहीं था कि उन्हें हायुल पर भरोसा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसमें शिन परिवार का कोई नुकसान नहीं था। पिता का चेहरा बिल्कुल करीब से दिखाई देता है। वे कहते हैं कि उन्हें अभी भी हायुल के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यह खबर परिवार का नाम खराब कर सकती है। इसलिए वे पूछते हैं कि वह उन्हें शांत रहने को क्यों कह रहा है। हायुल अपनी आंखें बंद करके पूरे विश्वास से कहता है कि दुनिया पहले से ही मानती है कि उसे शिन परिवार से निकाल दिया गया है। इसलिए अगर वह हार भी गया तो परिवार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पिता कहते हैं कि फर्क छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह जहां भी जाएगा, शिन परिवार का नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा। हायुल कहता है कि वह यह बात अच्छी तरह जानता है। पिता थोड़े हैरान और गंभीर होकर उससे पूछते हैं कि अगर वह जीत गया तो इससे परिवार को क्या फायदा होगा जो वह 100% जीत की बात कर रहा है। हायुल जवाब देता है कि फायदा वह खुद होगा। वह कहता है कि परिवार को दुनिया का सबसे महान जादूगर और परिवार के इतिहास का सबसे ताकतवर मुखिया मिल जाएगा। पिता इस बात पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं कि उसके इस घमंड और सपनों ने तो मैजिक टावर के मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। पिता उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि वे अभी के लिए इस मामले में दखल नहीं देंगे। हायुल उन्हें धन्यवाद कहता है, लेकिन पिता चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अगर उसने परिवार की नाक कटवाई तो उसे भयानक परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। और वे फोन काट देते हैं। एक कैलेंडर का पन्ना पलटता हुआ दिखाई देता है, जो बताता है कि समय बीत चुका है। हायुल गहरी सांस छोड़ता है। वह खुद से कहता है कि अब मंच पूरी तरह से तैयार है। मिड टर्म परीक्षा का दिन आ जाता है। ओबेलिस्क अकादमी के अंदर एक बहुत बड़े अखाड़े जैसा हॉल दिखाई देता है, जहां चारों तरफ लोग बैठे हैं और शोर मच रहा है। हायुल अपनी काली हुडी पहने हुए हाथों को रगड़ते हुए अंदर आता है। बेक साह्युक हायुल को देखकर ताना मारता है और पूछता है कि क्या उसे उसके द्वारा छपवाई गई खबर पसंद आई। वह कहता है कि पहले ही दिन से हायुल बहुत मशहूर हो गया है। बेक साह्युक अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और अपनी उंगलियों को चबाते हुए एक शैतान की तरह हंसता है और कहता है कि जब हायुल बिना कोई जादू किए हार जाएगा तो वह नज़ारा बहुत ही मज़ेदार होगा। हायुल बिल्कुल शांत खड़ा है और मुस्कुराते हुए बेक साह्युक से कहता है कि उसे लगता है कि असल में हारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद बेक साह्युक है। हायुल उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसकी योजना को इतना आसान बना दिया। हायुल की लाल आंखों में एक अजीब सी चमक है और वह अपनी दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है कि उसे बेक साह्युक जैसे मामूली इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हायुल बेक साह्युक को चेतावनी देता है कि वह इस खेल को बहुत जल्दी खत्म कर देगा, इसलिए वह बाद में उससे शिकायत न करे। बेक साह्युक हायुल की इन बातों को सुनकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह सच में पागल हो गया है।
तभी हवा में एक नीले रंग की तेज जादुई ऊर्जा घूमने लगती है और एक पहला जादुई चक्र बनने लगता है। हायुल पूरे आत्मविश्वास और चुनौती भरे स्वर में कहता है कि वह बेक साहयुग को सिर्फ एक ही जादुई चक्र के जादू से हराकर दिखाएगा। दिन का समय है और ओबेलिस्क अकादमी का एक बहुत बड़ा और शानदार स्टेडियम नुमा अखाड़ा दिखाई देता है। अखाड़े के अंदर का विस्तृत और भव्य नज़ारा दिखाई देता है, जहां मैच होने वाला है। हायुल पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह बेक साहयुग को सिर्फ पहले सर्कल के जादू का इस्तेमाल करके ही हरा देगा। दर्शकों की कुर्सियों पर बैठे हुए छात्र हायुल की यह बात सुनकर हैरानी से आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। सफेद बालों वाले बेक साहयुग का चेहरा गुस्से से तन जाता है और वह अपने दांत पीसते हुए हायुल को घूरता है। बेक साहयुग अपने अंगूठे के नाखून को चबाते हुए बेहद गुस्से में कहता है कि एक कचरे जैसे इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसका मजाक उड़ाए। तभी मैदान में खड़ा एक रेफरी अपना हाथ हवा में उठाकर सीटी बजाता है। रेफरी जोर से घोषणा करता है कि ओबेलिस्क अकादमी की दूसरे साल की मिड टर्म परीक्षा का पहला मैच शुरू किया जाए। रेफरी की घोषणा सुनते ही पूरा स्टेडियम दर्शकों की जोरदार आवाज और उत्साह से गूंज उठता है। अखाड़े का एक और बड़ा नजारा दिखाई देता है, जहां मुकाबला होने वाला है। मैदान में अचानक एक तेज रोशनी और जादुई ऊर्जा का धमाका होता है। बेक साहयुग पूरी ताकत से चिल्लाता है और हायुल को एक बेकार कचरा कहते हुए उसे मरने के लिए कहता है। बेक साहयुग की हरी आंखों को बिल्कुल करीब से दिखाया जाता है, जो गुस्से और जादू की ताकत से चमक रही हैं। बेक साहयुग हवा में छलांग लगाता है और अपने हाथों से एक बेहद शक्तिशाली लाल रंग के आग के जादू को नीचे की तरफ फेंकता है। यह बेक साहयुग का सबसे खास और खतरनाक जादू है, जिसे विस्फोट एक्सप्लोजन कहा जाता है। आग की लपटें तेजी से हायुल की तरफ बढ़ती हैं। यह तीसरे सर्कल का एक बहुत ही भयंकर विस्फोट वाला जादू है, जो पूरी ताकत से जमीन से टकराता है। हायुल बिना किसी डर के बिल्कुल शांत खड़ा है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। आग का वह भयानक विस्फोट मैदान के बीचों बीच हायुल के ऊपर होता है, जिससे चारों तरफ धुआं और आग फैल जाती है। चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। बेक साहयुग अपनी जीत पर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि घमंड दिखाने वाले बेवकूफों का यही अंजाम होता है। अचानक बेक साहयुग की हंसी रुक जाती है और उसकी हरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वह हैरान होकर खुद से कहता है कि यह कैसे हो सकता है, उसके इतने बड़े हमले से हायुल को एक खरोंच तक नहीं आई। बेक साहयुग गुस्से में कहता है कि तो फिर अब यह वाला हमला सहकर दिखा। वह एक साथ आग के तीन विशाल खंभे बनाकर हायुल की तरफ आसमान से नीचे फेंकता है। काले बालों वाला हायुल मुस्कुराता है और अपने हाथ में पानी का एक चमकदार नीला जादुई गोला बनाता है। हायुल का बनाया हुआ पानी का जादू हवा में तैरने लगता है। बेक साहयुग बुरी तरह चौंक जाता है और सोचता है कि उसका सबसे खास विस्फोट का जादू कैसे रुक गया। आग और पानी के जादू एक दूसरे से टकराते हैं और वहां जादुई ऊर्जा बिखर जाती है। बेक साहयुग को यकीन नहीं होता कि उसके इतने बड़े हमले को इतनी आसानी से रोक दिया गया। दृश्य बदलता है और वीआईपी कमरे में बैठा एक आदमी गंभीरता से सोचता है कि यह सब बहुत अजीब है। वह आदमी कहता है कि माना कि यह सिर्फ पहले सर्कल का जादू है, लेकिन इसे इतनी जल्दी बिना समय लिए कर पाना असंभव है। नीले सूट में खड़ी एक महिला अपने पास खड़े आदमी से पूछती है कि उसने ब्लू टावर के सारे जरूरी काम छोड़कर एक आम छात्र का मैच देखने का फैसला क्यों किया। नीले सूट और भूरे बालों वाला वह आदमी, जो ब्लू टावर का मास्टर है,
जवाब देता है कि क्या उसे हायुल के जादू के बारे में कुछ पता है, और वह खुद ही मना कर देता है। वह बताता है कि उसने सिर्फ उस जीनियस के वापस लौटने की खबर पढ़ी थी और वह सिर्फ अपनी उत्सुकता दूर करने यहाँ आया है। महिला एक गहरी सांस छोड़ते हुए पूछती है कि क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था। महिला आगे कहती है कि फिर भी यह बहुत बड़ी बात है। वह समझाती है कि अगर किसी को पता चला कि ब्लू टावर का लीडर और 8वें सर्कल का एक महान जादूगर यहाँ एक बच्चे का मैच देखने आया है, तो बहुत हंगामा हो जाएगा। ब्लू टावर का मास्टर किम कांगिन हंसते हुए कहता है कि वह यह बात बहुत अच्छी तरह जानता है। किम कांगिन और वह महिला वीआईपी कमरे के शीशे से अखाड़े का मैच देख रहे हैं। किम कहता है कि इसी वजह से वह इस वीआईपी कमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तभी अचानक वीआईपी कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। किम कांगिन दरवाजे की तरफ मुड़कर हैरानी से देखता है। किम मुस्कुराते हुए आने वाले इंसान का स्वागत करता है और कहता है कि लगता है तुम भी यहाँ आ गए। दृश्य में कुछ गहरे और रहस्यमयी बादल दिखाई देते हैं। कहानी वापस अखाड़े में आती है, जहां हायुल अपनी काली हुडी में बिल्कुल सुरक्षित और आराम से खड़ा है। बेक साह्युक पागलों की तरह सोचता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। हायुल ने उसके तीसरे सर्कल के जादू को सिर्फ पहले सर्कल के पानी के जादू से कैसे रोक लिया। हायुल बड़ी आसानी से बेक साह्युक की आग की लपटों को अपने पानी के जादू से बुझा देता है। बेक साह्युक सोचता है कि हायुल के जादू करने की गति भी बहुत ही ज्यादा और असामान्य रूप से तेज है। हायुल बड़े मजे से मुस्कुराते हुए बेक साह्युक से पूछता है कि क्या उसे उसके जादू करने की गति जानने की उत्सुकता हो रही है। बेक साह्युक बुरी तरह चिढ़ जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। बेक साह्युक गुस्से में आग बबूला होकर उसे मरने के लिए कहता है। बेक साह्युक हवा में तैरते हुए अपनी पूरी ताकत से आग के कई सारे हमले हायुल की तरफ लगातार करता है। आग के वे खतरनाक गोले तेजी से आगे बढ़ते हैं। बेक साह्युक अपनी दुष्ट हंसी हंसता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि सिर्फ पहले सर्कल का जादू दिखाना हायुल की बेवकूफ़ी है। बेक साह्युक घमंड से कहता है कि हायुल जैसा कचरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हायुल बड़ी ही तेजी और फुर्ती से हवा के जादू का इस्तेमाल करते हुए हमलों से बच निकलता है। बेक साह्युक यह देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है कि हायुल बच गया। बेक साह्युक के माथे पर पसीना आ जाता है और वह घबराकर सोचता है कि हायुल ने हवा का जादू कब किया। बेक साह्युक परेशान होकर सोचता है कि उसके किसी भी हमले का हायुल पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। हायुल मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाता है कि क्या बेक साह्युक सच में मानता था कि हायुल सिर्फ पहले सर्कल के जादू से उसे हरा देगा। हायुल अपनी लाल आंखों से देखते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सच है। हवा का जादू अखाड़े में तेजी से घूमता है। बेक साह्युक गुस्से से गुर्राता है। बेक साह्युक अपने दांत पीसता है और अपनी हार सामने देखकर गालियां देने लगता है। बेक साह्युक पूरी तरह से हताश होकर चिल्लाता है कि हायुल आखिर कर क्या रहा है। वह हायुल से कहता है कि अपनी तेज गति पर इतना घमंड मत कर। तभी हवा का एक बहुत तेज जादुई हमला सीधे बेक साह्युक को जाकर लगता है और वह दर्द से कराह उठता है। बेक साह्युक दर्द से तड़पते हुए हायुल का नाम लेकर चिल्लाता है। वह गिरते हुए सोचता है कि हायुल ने उसके पीछे हवा का जादू कब किया, उसे पता ही नहीं चला। बेक साह्युक बुरी तरह से डरा हुआ और पसीने में लथपथ है। वह कांपते हुए हायुल से पूछता है कि आखिर उसने यह सब कैसे किया। दृश्य वीआईपी कमरे का दिखाई देता है, जहां किम कांगिन और महिला इस अद्भुत लड़ाई को बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं।
हायुल मैदान में एक विजेता की तरह खड़ा है। उसके हाथ के ऊपर हवा का जादू घूम रहा है और वह मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या बेक साह्युक को अभी भी समझ नहीं आया। हायुल के चेहरे पर एक बेहद खतरनाक और आत्मविश्वासी मुस्कान है। वह अपनी लाल आंखों से देखते हुए बेक साह्युक से पूछता है कि क्या वह उसे एक बार फिर से यह सब करके दिखाए। हायुल मैदान में खड़े होकर बड़ी ही शांति से पूछता है कि क्या उसे समझ आ रहा है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। हायुल के चेहरे पर एक बहुत ही गहरा और आत्मविश्वास से भरा हुआ मुस्कुराता हुआ भाव है और वह बेक साह्युक से पूछता है कि क्या वह उसे एक बार फिर से अपना जादू दिखाए। हायुल अपना हाथ हवा में उठाता है और अपने पानी के जादू से एक बेहद खूबसूरत और चमकदार जादुई पक्षी बनाता है जो हवा में उड़ने लगता है। वह जादुई पक्षी हवा में तेजी से घूमते हुए एक जादुई ऊर्जा की लहर छोड़ता है। बेक साह्युक यह नज़ारा देखकर बुरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और पसीने से लथपथ होकर चिल्लाता है कि यह सब क्या है और क्या यह सच में हवा का भाला है, क्योंकि एक हवा के भाले में कभी भी दो बार हमला करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। हायुल बड़े ही मज़े से और एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वह बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हायुल आगे कहता है कि लेकिन वह ऐसा कर सकता है और बेक साह्युक को चुनौती देता है कि वह इसे रोक कर दिखाए, क्योंकि इस बार वह चार जादुई भालों से हमला कर रहा है। हवा के चार बेहद खतरनाक और तेज जादुई भाले बेक साह्युक की तरफ पूरी गति से बढ़ते हैं। बेक साह्युक घबराकर अपने दांत पीसता है और खुद को बचाने के लिए जमीन पर अपना हाथ रखकर एक जादुई कवच बनाता है। वह जादुई कवच बेक साह्युक के सामने एक नीले रंग की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और हायुल के तेज हमलों को रोकने की कोशिश करता है। बेक साह्युक अपने कवच के पीछे से मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा देता है कि भले ही यह हमले कितने भी तेज हों, यह सिर्फ पहले सर्कल का जादू है और जब तक वह सही से बचाव करेगा, वह सुरक्षित रहेगा। हायुल का जादू और तेजी से बेक साह्युक के कवच पर टकराता है। अचानक बेक साह्युक दर्द से कराह उठता है, क्योंकि हवा का एक जादुई भाला अपना रास्ता मोड़कर एक बहुत ही अजीब दिशा से उसके पास आ जाता है। हायुल उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसका सोचना तो ठीक है, लेकिन क्या वह सच में उसी तरह से वहां खड़े रहकर हैरान होना चाहता है। हायुल बड़ी शांति से उसे याद दिलाता है कि यह मुकाबला तो अभी बस शुरू ही हुआ है। हायुल अपने हाथों से और भी बहुत सारे हवा के जादुई भाले और पानी के पक्षी बनाकर बेक साह्युक पर लगातार हमला करता रहता है। बेक साह्युक गुस्से से गालियां देते हुए सोचता है कि उसे बस इन हवा के भालों की पहुंच से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी बनानी होगी। वह सोचता है कि किसी भी जादू की ताकत और उसकी पहुंच की एक सीमा होती है। बेक साह्युक सोचता है कि अगर वह काफी दूर चला गया तो हायुल के ये अजीब और परेशान करने वाले हमले उस तक नहीं पहुंच पाएंगे और वह तेजी से पीछे हटता है। हायुल उसे पीछे हटते हुए देखकर बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि यह एक अच्छा फैसला है। हायुल आगे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वह भी कुछ नया करेगा। हायुल अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ता है और उसके हाथों के बीच से एक बेहद चमकदार नीली और हरी जादुई ऊर्जा निकलने लगती है। उस ऊर्जा से हवा का एक बेहद विशाल और भयंकर जादुई बवंडर पैदा होता है जो आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ता है। बेक साह्युक इस विशाल हमले को देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ हैरानी भरी आवाज निकलती है। वह विशाल जादुई हमला सीधे बेक साह्युक को जाकर लगता है और वह जोर से चीखते हुए हवा में उछल जाता है। दृश्य वीआईपी कमरे का दिखाई देता है, जहां मौजूद लोग हैरानी से बात कर रहे हैं कि हायुल न सिर्फ पलक झपकते ही जादू कर रहा है,
बल्कि उसके जादू हवा में ही अपना रास्ता बदल रहे हैं और आपस में जुड़ भी रहे हैं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। वीआईपी कमरे में खड़ा वह व्यक्ति एक हल्की सी मुस्कान के साथ इस नज़ारे को देख रहा है। कोई हैरानी से पूछता है कि क्या यह शिन इनह्युक हैं। बताया जाता है कि यह 8वें सर्कल के एक बेहद शक्तिशाली जादूगर और मशहूर शिन परिवार के मुखिया शिन इनह्युक हैं, जो कि हायुल के पिता हैं। वीआईपी कमरे में खड़े लोग आपस में बात करते हैं कि हायुल का जादू साफ तौर पर ओपन सोर्स मैजिक के नियमों को तोड़ रहा है। कहानी समझाती है कि आधुनिक समय के ओपन सोर्स मैजिक में हर जादू के काम करने का तरीका पहले से ही एकदम साफ और तय होता है। उदाहरण के लिए, रिवर्स कटर नाम का जादू अपनी तय दूरी से आगे नहीं जा सकता और अगर उसका रास्ता एक बार बदल दिया जाए तो उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। आसान शब्दों में, ओपन सोर्स मैजिक बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, जो सिर्फ अपनी तय की गई सीमाओं के अंदर ही रह सकता है। इसी वजह से आजकल के जादूगरों की लड़ाई एक दिमागी खेल बन गई है, जहां वे एक दूसरे के जादू का अंदाजा लगाकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल किसी वीडियो गेम के स्किल का इस्तेमाल करने जैसा होता है। लेकिन हायुल जिस बाइटेनियो शैली के जादू का इस्तेमाल कर रहा है, हायुल हवा में उड़ते हुए बिल्कुल शांत और गंभीर नजर आ रहा है। उसका यह प्राचीन जादू आधुनिक ओपन सोर्स मैजिक की इन सभी सीमाओं और नियमों को पूरी तरह से तोड़ देता है और आज़ाद है। अखाड़े में एक बहुत बड़ा जादुई धमाका होता है और तेज रोशनी फैल जाती है। बेक साह्युक जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह हांफ रहा है और खुद से पूछता है कि क्या वह सच में सिर्फ पहले सर्कल के जादू से हार रहा है। हायुल बेक साह्युक के पास आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही शांति से कहता है कि वह पहले सर्कल के जादू को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहा है। हायुल उसे समझाता है कि भले ही वह तीसरे सर्कल का जादू इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत खत्म कर दे, लेकिन किसी इंसान की जान लेने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पेन ही काफी होती है। बेक साह्युक दर्द में उलझन से पूछता है कि हायुल आखिर क्या बकवास कर रहा है। हायुल कहता है कि पहले सर्कल का पानी का जादू भी ऐसा ही है। हायुल उसे समझाता है कि किसी की जान खत्म करने के लिए किसी बहुत बड़े और भयानक जादू की जरूरत नहीं होती, और बेक साह्युक के मुंह से खून निकलने लगता है। बेक साह्युक बुरी तरह से खांसता है और खून थूकता है। हायुल मुस्कुराते हुए कहता है कि अकादमी के युद्ध के कपड़े एक जादुई सुरक्षा कवच से सुरक्षित होते हैं, जो छात्रों को मरने से बचाता है। वह बेक साह्युक पर ताना मारते हुए कहता है कि लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वह सुरक्षा कवच भी उसके किसी काम नहीं आ रहा है। हायुल कहता है कि यह सुरक्षा कवच भी बेक साह्युक की तरह ही बिल्कुल बेकार है। अखाड़े का दृश्य ऊपर से दिखाया जाता है, जहां बेक साह्युक पूरी तरह से हार कर जमीन पर पड़ा है। हायुल बड़ी ही शान से मैदान में अकेला खड़ा है और दर्शकों की तरफ देख रहा है। हायुल रेफरी से कहता है कि उसे लगता है कि इस मैच का नतीजा अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। वह पूछता है कि क्या उन्हें यह मुकाबला अभी भी आगे बढ़ाना चाहिए। रेफरी सीटी बजाकर जोर से घोषणा करता है कि यह मैच खत्म हो गया है और इस मैच का विजेता शिन हायुल है। बेक साह्युक को बुरी तरह से घायल और बेहोशी की हालत में दो लोग सहारा देकर मैदान से बाहर ले जाते हैं। ओबेलिस्क अकादमी की शानदार इमारत बाहर से दिखाई देती है। हायुल अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करता है और मन ही मन सोचता है कि एक लंबा समय बीत गया है। वह अपनी जीत और अपनी जादुई ताकत के इस अद्भुत एहसास को महसूस करता है। वह खुद से कहता है कि एक जादूगर के रूप में उसकी दोबारा वापसी हो चुकी है। हायुल के माता-पिता वीआईपी कमरे के बाहर एक बड़े से गलियारे में चलते हुए दिखाई देते हैं।
हायुल के पिता मन ही मन सोचते हैं कि उस जीनियस लड़के की सच में वापसी हो गई है। हायुल के पिता एक बहुत ही गहरी और गंभीर मुस्कान के साथ कहते हैं कि यह सब बहुत दिलचस्प है। वह कहते हैं कि अब वह हायुल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। मैच जीतने के बाद हायुल के पास बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो जाते हैं और उसे बधाई देते हुए कहते हैं कि उसने कमाल कर दिया। एक छात्र जिसका नाम जुनहो है, वह हायुल से पूछता है कि उसने अलग से किस तरह की ट्रेनिंग की क्योंकि उसका जादू सच में बहुत ही लाजवाब था। बाकी छात्र भी पूरे उत्साह से कहते हैं कि उसके जादू हवा में आपस में जुड़ रहे थे और भाले यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जो कि बहुत अद्भुत था। हायुल बहुत ही मज़े से मुस्कुराता है और उन छात्रों से पूछता है कि क्या वे सच में उस जादू के बारे में जानना चाहते हैं। सारे छात्र एक साथ हाँ में जवाब देते हैं। हायुल अपनी लाल आंखों से एक शैतानी मुस्कान देता है और जुन्हो के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहता है कि वह जादू असल में। हायुल मुस्कुराते हुए पीछे हटता है। उसके पीछे वह रहस्यमयी जादुई किताब दिखाई देती है और वह आंख मारते हुए कहता है कि यह एक राज है।